हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन में स्वागत है। मैं कौशल कुमार। आज क्लास 11th के जीव विज्ञान चैप्टर 1 जीव जगत के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। जिससे कि पहले हम ये चैप्टर स्टार्ट करते, तब तक हम जीव विज्ञान के बारे में थोड़ा सा समझ लें। जीव विज्ञान क्या होता है और इसके आगे क्या उपयोगिता है। जीव विज्ञान जिसे अंग्रेजी में बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी जो दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोस और लोगस। बायोस का अर्थ है जीवन यानी कि लाइफ, एवं लोगस का अर्थ होता है अध्ययन, अर्थात जीवन के अध्ययन। जब हम अपने जीवन के बारे में पढ़ते हैं, जीवन के अध्ययन करते हैं, उसे बायोलॉजी कहते हैं। जीवन प्लांट में भी होते हैं, एनिमल्स में भी होते हैं। आपका ये सवाल होगा कि जब हम प्लांट के अध्ययन करेंगे तो क्या कहेंगे? उसे वनस्पति विज्ञान कहेंगे। और जब हम एनिमल्स जीव जंतु के अध्ययन करेंगे उसे जंतु विज्ञान कहेंगे। कुल मिलाकर अगर कहा जाए, बायोलॉजी दो भागों में बँट जाता है, बॉटनी एवं जूलॉजी। बायोलॉजी के अंतर्गत बॉटनी एवं जूलॉजी दोनों आते हैं। तो आप समझ गए, बायोलॉजी का मतलब बायोस का मतलब जीवन यानी कि लाइफ, लोगस का अर्थ होता है अध्ययन यानी कि स्टडी, अर्थात जीवन का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है। तो ये सवाल होगा कि जीव विज्ञान का जो शब्द हुआ, सबसे पहले इसका प्रयोग कौन किया था? जीव विज्ञान का जो है सर्वप्रथम प्रयोग लेमार्क ने किया था। लेमार्क जो है फ्रांस के थे और इसके साथ एक और साइंटिस्ट थे, उसका नाम ट्रेवीरेनस जो जर्मनी के थे। इन दोनों वैज्ञानिक ने किया था। कब किया था? 1801 ईस्वी में किया था। इस सभी बिंदुओं को आप नोट करते जाएंगे, तब हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 के बारे में, समझेंगे। थोड़ा सा हम लोग जीव विज्ञान के बारे में समझ लेते हैं। तो आप लोग इतना समझ गए, आगे चलते हैं। जीव विज्ञान जो है, इसमें एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकसित किया गया है, जो ग्रीक दार्शनिक अरस्तु के काल में हुआ था। यानी कि अरस्तु को जो है जीव विज्ञान के पिता भी कहा जाता है। कहा गया है जीव विज्ञान जो है एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकसित जो है विकास पर पद्धति ग्रीक दार्शनिक अरस्तु के काल में हुआ। इन्होंने सर्वप्रथम पौधों एवं जंतुओं के जीवन के विभिन्न पक्षों के विषय में अपने विचार प्रकट किए। इसलिए जो है अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहते हैं। तो कोई पूछे जीव विज्ञान का पिता किसे कहते हैं, तो अरस्तु को कहते हैं। जीव विज्ञान में दो चीज़ आते हैं, बॉटनी एवं जूलॉजी। तो जो है बॉटनी जो है, जिसे हिंदी में हम वनस्पति विज्ञान कहते हैं, और जूलॉजी जिसे हम जंतु विज्ञान कहते हैं। तो अगर कोई पूछे कि जीव विज्ञान का पिता किसे कहते हैं, तो अरस्तु को कहते हैं। जीव विज्ञान कितने शब्दों से मिलकर बने हैं? दो शब्दों से मिलकर बने हैं, जो है अंग्रेजी के बायो और लोगस। बायो का अर्थ है जीवन और लोगस का अर्थ है स्टडी, यानी कि जीवन के अध्ययन, लाइफ की स्टडी को ही बायोलॉजी कहते हैं। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम लेमार्क और ट्रेवीरेनस ने 1801 ईस्वी में किए थे। आप सभी इसे नोट कर लेंगे, जो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। उसके बाद हम
चैप्टर 1 पर आते हैं जीव विज्ञान, जो बायोलॉजी के बुक है एनसीईआरटी के, उसका जो अभ्यास प्रश्न है के अंतर्गत दिए गए जो प्रश्नोत्तर है उसका मैंने पूरा सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं। तो आप लोग इसका ज़रूर लाभ उठावें एवं अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोग को मुफ्त में जो है पूरी जीव विज्ञान की अभ्यास प्रश्न का सॉल्यूशन एक एक करके समझा करके जो है आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं। आप लोग इसका भरपूर फ़ायदा उठावें और आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इसका लाभ अधिक से अधिक छात्र छात्राओं को मिल सके। तो हम प्रश्न नंबर अब 1 से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, जीवों को वर्गीकृत क्यों करते हैं? वर्गीकृत का मतलब होता है अलग अलग वर्गों में बांटना। जो है जीव को बांटते हैं, जिसमें हम आप लोग को इसके बाद जो चैप्टर आएंगे जीव का वर्गीकरण, उसमें बताएंगे कि जीव का जो है वर्गीकरण पाँच किंगडम में बांटा गया है। इसका जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीवधारियों का वर्गीकरण 5 जगत में किया है। वो है मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक एवं जंतु। यानी कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट्स, फंजाई, एनिमल्स। उसमें हम अगले चैप्टर में बताएंगे इस सभी वर्गीकरण के बारे में, कैसे कैसे वर्गीकरण होता है सब। तो आज हम सिर्फ जीवों का वर्गीकरण क्यों करते हैं, क्यों उसको अलग अलग भागों में रखते हैं, कुल मिलाकर समझ लीजिए एक जैसा जीव को एक वर्ग में, दूसरे जैसा जीव को दूसरे वर्ग में रखते हैं। इसे क्यों रखते हैं? तो पहले है जीवों की सरलता से पहचान हेतु, जीव का जो है आसानी से पहचान हो जाए कि ये कौन सा जीव है। यानी कि ऐसे बांटते हैं हड्डी वाले जीव, बिना हड्डी वाले जीव, एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव, इस तरह से बांटते हैं। तो उसमें कहता है जीवों की सरलता से पहचान हेतु उसको जो है हम बांटते हैं। दूसरा है अन्य स्थानों के जीवों का अध्ययन हेतु। अन्य स्थान के जीव जो है एक स्थान पर जो है सभी जीव नहीं पाए जाते हैं। कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, कुछ मैदानी भागों में पाए जाते हैं, कुछ जीव पानी में रहते हैं, कुछ जीव स्थल पे रहते हैं। उस जीवों के अध्ययन हेतु उसको जो है हम वर्गीकृत करते हैं। तीसरा है जीवाश्मों के अध्ययन हेतु, यानी जीवाश्म का मतलब होता है फॉसिल्स। फॉसिल्स जो है आप समझ लीजिए जब धरती बनी थी तो जो जीव जो है दब गए और उसका छाप हो गया है, उसी के छाप को हम लोग फॉसिल्स कहते हैं। वो हार्ड हो जाता है और उसी का अध्ययन करते हैं कि ये जीव कितनी पुरानी थी और इसका जो है उस समय क्या उपयोग था इस जीव का, उसके अध्ययन करते हैं। 4 नंबर है समूह बनाकर सभी जीवों का अध्ययन किया जा सकता है, जबकि सभी जीवों का पृथक अध्ययन असंभव है। एक समूह में जब बांट देंगे, उसको पृथक कर देंगे, वर्गीकृत कर देंगे, तो उसका जो है अध्ययन करना आसान हो जाता है। लेकिन एक एक जीव का जब हम अलग अलग अध्ययन करेंगे तो ये असंभव हो जाता है। इसमें हड्डी वाले जानवर को एक में, बिना हड्डी वाले जानवर को अलग रखते हैं। तो हड्डी वाले जानवर आप सोचते होंगे कौन होता है? मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, ये सब हड्डी वाले जानवर है। बहुकोशिकीय जानवर, बहुत सारी कोशिका होता है, जबकि बिना हड्डी वाले में अमीबा, बैक्टीरिया, ये सभी आते हैं। तो बताएंगे अगले चैप्टर में। फ़िलहाल 5 नंबर है वर्गीकरण के से जीवों में समानता वो असमानता का पता चलता है, जिससे विभिन्न जीव समूहों के बीच जो है संबंध का ज्ञान होता है। और छठा है विभिन्न टैक्सा के विकास, यानी कि इवोल्यूशन का पता चलता है कि ये कब थे। अभी जो है जैसे डायनासोर विलुप्त हो गया, इसके फॉसिल से हम लोग पता लगाते हैं कि डायनासोर कितना पुराना जीव थे। तो इस विभिन्न टैक्सा के विकास का
पता चलता है। अब 2 नंबर क्वेश्चन है, वर्गीकरण प्रणाली को बार बार क्यों बदलते हैं? यानी क्लासिफिकेशन की जो प्रणाली है, कभी इसमें कभी उसमें क्यों रखते हैं? तो इसका आंसर है, नए उपकरणों और प्रौद्योगिकी के विकास के साथ साथ वैज्ञानिक अध्ययनों का भी लगातार विकास होता रहता है। प्राचीन काल में वैज्ञानिक जीवों का वर्गीकरण उसके आवास तथा गुण के आधार पर करते थे। आवास का मतलब होता है रहने का जगह, गुण जो उसमें क्वालिटी था उसके आधार पर करते थे। उसके पश्चात ब्रह्मा और की यानी कि एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी वर्गीकरण का मुख्य आधार बन गई। उसके पश्चात सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप अन्य उपकरणों के खोज के पश्चात आंतरिक संरचना तथा भ्रूणिकी एम्ब्रियोलॉजी का उपयोग वर्गीकरण हेतु होने लगा। वर्तमान में कोशिकीय संरचना, गुणसूत्र, जैविक रासायनिक विश्लेषण यानी बायोकेमिकल एनालिसिस, जीन संरचना तथा डीएनए में समानता का भी उपयोग जीवों के बीच संबंध स्थापित करने में तथा वर्गीकरण में किया जा रहा है। इसलिए वर्गीकरण प्रणाली समय समय पर जो है समय के साथ साथ परिवर्तन एवं विकसित की गई। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए कि जो है पहले उपकरण टेक्नोलॉजी का इतना विकास नहीं हुआ था। बाद में माइक्रोस्कोप अलग अलग टेक्नोलॉजी का जो है विकास हुआ। फिर जो समझा गया कि इसे इस वर्ग में रखा जाए, ये इस वर्ग के लायक है, इसीलिए जो है वर्गीकरण प्रणाली को हम लोग जो है बार बार बदलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है कि जिन लोगों के से आप प्रायः मिलते रहते हैं, आप उनको किस आधार पर वर्गीकृत करना पसंद करेंगे? उसका संकेत दिया हुआ है, ड्रेस, मातृभाषा, प्रदेश जिसमें वे रहते हैं, आर्थिक स्थिति। तो उत्तर है परिवार के सदस्य में हम लोग बांटेंगे, फैमिली मेंबर्स, हमारे फैमिली में कितने मेंबर्स हैं उस आधार पर बांटेंगे। पारिवारिक मित्र जो है परिवार से जो मित्र जुड़े हुए हैं उस आधार पर बांटेंगे। स्कूल मित्र, स्कूल फ्रेंड्स इससे बांटेंगे। सहपाठी यानी क्लासमेट, हम लोग क्लासमेट जो है एक क्लास में जो हम लोग क्लासमेट रहते हैं दोस्त, उस आधार पर बांटेंगे। वयस्क यानी कि बड़े बच्चे, अपने से बड़े, अपने से छोटे, समान उम्र वाले जो है अलग अलग करके बांटेंगे। उसके बाद लिंग, लिंग में स्त्रीलिंग, पुल्लिंग जो होता है स्त्री या पुरुष, इसमें बांटेंगे। ऊंचाई, छोटा, लंबा, नाटा, इस तरह से हम लोग बांटेंगे। और नामों है खेल मित्र, जो हम लोग खेलने जाते हैं सामने, उस मित्र के आधार पर भी हम लोग जो है वर्गीकृत करते हैं, यानी कि बांटना पसंद करेंगे। अब चलेंगे 4 नंबर क्वेश्चन पर। 4 नंबर प्रश्न है, व्यष्टि तथा समष्टि की पहचान से हमें क्या शिक्षा मिलती है? व्यष्टि कहता है इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का मतलब है व्यक्तिगत, पर्सनल, अपना। तो व्यष्टि हो गया, प्रत्येक व्यष्टि में कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं जो उनकी व्यष्टि के अन्य व्यष्टियों में नहीं पाए जाते हैं। जैसे अब समष्टि समझते क्या है? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन होता है प्रत्येक समष्टि जनन में पृथक होती है, यानी कि प्रत्येक समष्टि जो है जनन में पृथक होती है, यानी कि रिप्रोडक्टिविटी में जो है आइसोलेटेड होती है। दूसरा, एक समष्टि के सदस्य आपस में अंतर प्रजनन करके नए जीव को जन्म दे सकते हैं। पॉपुलेशन में क्या आता है कि एक समष्टि के सदस्य आपस में अंतर प्रजनन करके जो है नए जीव यानी नए संतान को जो जन्म दे सकते हैं, वो पॉपुलेशन में आता है। तीसरा, यह समष्टि के सदस्यों में समानता होती है तथा ये अन्य समष्टि के वो समान दिखाई देते। चौथा, समष्टि के प्रत्येक सदस्य का कैरियोटाइप्स समान होते हैं। अब कैरियोटाइप्स क्या होते हैं आगे की चैप्टर में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। 5वां है, एक समष्टि के सदस्यों में आंतरिक संरचना में समानता पाई जाती है। तो व्यष्टि और समष्टि में आप अंतर को समझें। व्यष्टि मतलब बताए इंडिविजुअल यानी अकेला, जैसे अपना बात कर रहे हैं, सिर्फ अपने बात कर रहे हैं, उसे व्यष्टि में रखा गया है। और जो पॉपुलेशन है
पॉपुलेशन में पूरे परिवार आ जाता है, समाज भी ले सकते हैं, जिसमें वो रहते हैं वो पॉपुलेशन के अंतर्गत आते हैं। 5वां क्वेश्चन है, आम का वैज्ञानिक नाम निम्नलिखित में से कौन सा सही है? मेजिफेरा इंडिका या मेजिफेरा इंडिका या मेजिफेरा इंडिका, यानी कि मेजिफेरा इंडिका सही आंसर है, दोनों एक ही है। 6 नंबर क्वेश्चन है, टैक्सोन की परिभाषा दीजिए। विभिन्न पदानुक्रम स्तर पर टैक्सा के कुछ उदाहरण दीजिए। इसका जवाब है, टैक्सोन जो है किसी भी स्तर पर वर्गीय समूह होता है। वर्गीय मतलब क्लासिफिकेशन यानी कि बांटना का एक समूह होता है, यानी कि टैक्सोन इज ए टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंक। जिसे इंग्लिश नहीं समझ में आएंगे वो हिंदी पढ़ लेंगे, हिंदी में लिखेंगे। क्या टैक्सोन किसी भी स्तर पर वर्ग की समूह होता है। यह किसी भी स्तर पर जीवों के समूह को निरूपित करता है। जैसे उदाहरण मक्का, रेजोज, घास, कोनिफर, द्विबीजपत्री, बीजीय पौधे, ये सब टैक्सोन के अंतर्गत है। सर्वप्रथम 1956 में ICBN ने प्रतिपादित किया था तथा मेयर 1964 में इसकी परिभाषा किसी भी स्तर के वर्ग की समूह के रूप में दी गई। तो ICBN कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है, ICBN का फुल फॉर्म क्या है? तो I से हो गया इंटरनेशनल, C से कोड ऑफ, B से बॉटनिकल, N से नोमेनक्लेचर, यानी कि इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर ICBN। 7 नंबर है, क्या आप वर्ग की वर्ग का सही क्रम पहचान कर सकते हैं? तो ये जो क्रम होता है इसको सजाने का, पहले जाति आता है, C नंबर ऑप्शन सही है। पहले जाति आता है, स्पेसीज, जाति से जो है एक सब जाति मिलकर वंश का निर्माण करता है। तो जाति के बाद वंश आता है और वंश के मिलकर गण का निर्माण करता है और पूरे गण मिलकर एक संघ यानी कि एक फाइलम का निर्माण करता है। तो पहले जाति आया, उसके बाद वंश, गण, संघ, यानी कि स्पेसीज, जीनस, ऑर्डर और फाइलम। अब 8 नंबर क्वेश्चन है, जाति शब्द के सभी मानवीय वर्तमान अर्थों को एकत्र कीजिए। क्या आप अपने शिक्षक से उच्च कोटि के पौधों, प्राणियों तथा बैक्टीरिया की स्पीशीज का अर्थ जानने के लिए चर्चा कर सकते हैं? तो जाति जो है स्पीशीज एक प्राकृतिक जनसंख्या अथवा समान आकार की मॉर्फोलॉजी यानी आंतरिक संरचना, एनाटॉमी, कार्य की फिजियोलॉजी तथा कोशिकीय संरचना, सेलुलर स्ट्रक्चर वाले जीवों की प्राकृतिक जनसंख्या है। जाति जो है एक प्राकृतिक जनसंख्या है, नेचुरल जो है पॉपुलेशन है तथा समान आकार की मॉर्फोलॉजी, आंतरिक संरचना, कार्य की तथा कोशिकीय संरचना वाले जीवों की प्राकृतिक जनसंख्या है। दूसरा है, जाति जो है वर्गीकरण की आधारीय इकाई है जिसमें एक जाति के जीव समान आनुवंशिक गुण रखते हैं। एक जाति के जो है जीव वो समान आनुवंशिक गुण रखते हैं। एक जाति का मतलब हो गया गाय, सभी गाय जो समान आनुवंशिक गुण रखते हैं, आदमी, ये सभी जो है समान, एक ही जाति के जीव समान आनुवंशिक गुण को रखते हैं। 3 नंबर है, ऐसे संरचनात्मक रूप से समान जीवों का समूह है जो आपस में मुक्त लैंगिक जनन यानी कि फ्रीली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा संतान उत्पन्न कर सकते हैं, परंतु अन्य जाति के जीवों से जनन में पृथकता दर्शाते हैं, यानी कि रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड को दर्शाते हैं। उच्च पादप तथा जंतुओं में लैंगिक जनन होता है तथा इसकी जाति निर्धारण के लिए जनन पृथकता रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का उपयोग किया जाता है।
अतः परिभाषा जो है कि सही है। जीवाणुओं में बैक्टीरिया में गुप्त प्रजनन तथा जनन पृथकता यानी कि रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन नहीं पाया जाता है। इसलिए जीवाणुओं की जाति का निर्धारण वो कार्य के आधार पर किया जाता है। अतः परिभाषा एक सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और उसके बाद 10 है। एक दो प्रश्न और बचे हुए हैं, इसको आज हम लोग कर ही लेते हैं। इसमें है निम्नलिखित शब्दों को समझिए तथा परिभाषित कीजिए, यानी कि उसका परिभाषा दीजिए। पहला है संघ, दूसरा है वर्ग, तीसरा कुल, चौथा गण, पांचवा वंश। तो एक एक करके हम लोग समझते हैं। एक नंबर है संघ, फाइलम। फाइलम क्या होता है, संघ क्या होता है? समान गुणों वाले वर्गों यानी क्लास को एक संघ में रखा जाता है, एक फाइलम में रखा जाता है। जैसे मत्स्य जितने भी मत्स्य है, मछली है, उसको एक फाइलम में रखेंगे। उभयचर क्या होता है? कोई अगर पूछ ले उभयचर के बारे में बतावें तो उभयचर जो होता है ऐसे जीव जो जल और स्थल यानी जल में भी और ज़मीन में भी रह सकता है, उसे उभयचर कहते हैं। जैसे आप मेढक देखेंगे, पानी में भी रह सकता है और वह ज़मीन पे भी रह सकता है, इसलिए उसे उभयचर में रखा गया है। उसके बाद है सरीसृप, रेप्टाइल्स यानी कि रेंगने वाला जानवर सरीसृप, जिसे इसमें आ गया आपका सांप जो रेंगता है, छिपकली, रेंगने वाले जानवर सरीसृप में आते हैं। उसका पक्षी तथा स्तनधारी जंतुओं को एक ही संघ में कॉर्डेटा में रखा गया है। पहले इतना समझ लो। समान गुण वाले वर्गों को एक संघ में रखा जाता है, जैसे मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी, जितने भी पक्षी है, तथा स्तनधारी जंतुओं। स्तनधारी किसे कहते हैं? वैसे जानवर जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं उसे स्तनधारी कहते हैं। वो स्तनधारी जानवर के अंतर्गत आते हैं। जैसे आदमी, मनुष्य जो है अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, गाय अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, तो दूध पिलाने वाले जितने भी जानवर हैं, जितने भी जंतु हैं, वो सभी स्तनधारी के अंतर्गत आते हैं। तो क्या बोले अभी? मत्स्य, उभयचर, सरीसृप, पक्षी तथा स्तनधारी जंतुओं को एक ही संघ कॉर्डेटा में रखा गया है। इसको कॉर्डेटा क्या होता है? जो हड्डी वाले जानवर को कॉर्डेटा कहते हैं, जिसमें जो है रीढ़ की हड्डी पाए जाते हैं, उसे कॉर्डेट कहते हैं। जैसे मत्स्य में भी हड्डी पाए जाते हैं। आप कोई मछली खाने वाले होंगे तो बीच में जो कांटा होते हैं वो हड्डी होते हैं उसका। उभयचर जो मेढक आता है उसमें भी हड्डी होती है, स्नेक में भी हड्डी होती है, पक्षी और स्तनधारी में तो हड्डी होती ही है। तो इस सभी को कॉर्डेट में रखा गया है। इन सभी जंतुओं में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। अब पौधों के समान गुण वाले वर्गों को एक डिवीजन में वर्गीकृत किया गया है। कि पौधे के जो समान गुण रखते हैं उसको भी एक डिवीजन में वर्गीकृत किया जाता है। दूसरा है वर्ग, क्लास में जो है समान गुणों वाले गण यानी ऑर्डर को एक वर्ग में रखा जाता है। गण जैसे प्राइमेटा के अंतर्गत जो है बंदर, गोरिल्ला, चिंपैंजी आदि को ही एक ममेलिया में शेर, कुत्ता, बिल्ली आदि को एक साथ रखा गया है, क्योंकि ये सभी स्तनधारी श्रेणी में आते हैं। स्तनधारी तो आप लोग जान गए किसको कहते हैं, पहले बता दिए। इस वर्ग में जो कहना चाह रहे प्राइमेट्स के अंतर्गत जो है बंदर, गोरिल्ला, चिंपैंजी आता है एक ही वर्ग। फिर ममेलिया में जो है शेर, कुत्ता, बिल्ली आदि, इन सबों को स्तनधारी श्रेणी में रखे गए हैं। तो इन सबको जो है एक कैटेगरी में रखा जाता है। 3 नंबर है कुल यानी फैमिली। जिस प्रकार समान गुणों वाले जाति को एक वंश में रखते हैं, उसी प्रकार समान गुणों वाले जीव सभी वंशों को एक कुल या कुटुंब यानी फैमिली में रखते हैं। जैसे टमाटर, आलू, बैगन, कई गुण समान होते हैं, इसलिए इन्हें एक ही कुल सोलेनेमी में रखा गया है।
पूछ सकता है सोलेनेमी में कौन कौन आते हैं, तो आलू, टमाटर, बैंगन, ये सब सोलेनेसी के अंतर्गत रखा गया है। कुटुंब को वर्धित वेजिटेटिव तथा जन्य लक्षणों के आधार पर विशेषकर किया जाता है। उदाहरण के लिए शेर, बाघ तथा तेंदुआ को वंश पैंथेरा में बिल्ली के साथ कुटुंब फैमिली में रखा गया है। इसी प्रकार कुत्ता और बिल्ली में कुछ समानताएं तथा कुछ अंतर होते हैं। इन्हें दो अलग अलग कुटुंबों क्रमशः कैनिडी और फेलिडी में रखा गया है। अब गण क्या होता है? समान गुणों वाले कुलों को एक गण में रखा जाता है। उदाहरण के लिए बिल्ली, कुत्ता तथा शेर को एक ही ऑर्डर कार्निवोरा में रखा जाता है। कार्निवोरा मतलब जो मांसाहारी होता है, मांस खाने वाला होता है, उसे कार्निवोरा कहते हैं। इसमें बिल्ली भी आते हैं, कुत्ता, शेर, ये सही आता है, इसे कार्निवोरा में रखा गया है। पौधों में बालबुलेसी तथा सोलेनेसी कुटुंब को एक गण पॉलीमेनियल्स में पुष्पीय गुणों के आधार पर रखा जाता है, पुष्प के गुण के आधार पर। और अंतिम है वंशज, जीनस। वंश जो है संबंधित स्पेसीज का एक समूह है। जीनस इज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पेसीज। वर्गीकरण में वंश का बहुत महत्व है। द्विपद नाम पद्धति यानी कि दो नाम पद्धति जो होता है के अनुसार किसी भी स्पीसीज को तब तक कोई नाम नहीं दिया जा सकता है जब तक कि वह किसी वंश के साथ न हो। प्रायः एक ही वंश के जाति के गुणों में काफ़ी समानता होती है। समान गुणों के ऐसे समूह को सहसंबंधित गुण कोरिलेट कैरेक्टर कहा जाता है। ऐसी जाति को एक वंश के अंतर्गत रखा जाता है। एक वंश के अंदर कई जाति हो सकते हैं, जैसे आम का वंश है मेजिफेरा, जिसके अंतर्गत 35 जातियों को रखा गया है। मेजिफेरा इंडिका 35 जातियों में से एक है। एक वंश के अंतर्गत केवल एक जाति भी हो सकते हैं, जिससे हम वंश जीवो में केवल एक जाति है, जिंगो बाइलोबा। ऐसे वंश जिनमें केवल एक ही जाति होती है मोनोटिफिक जीनस कहते हैं। आप लोग को अभी ये हार्ड लगता होगा, लेकिन पढ़ते पढ़ते आप लोग सभी को आसानी से समझ जाएंगे। आप लोग एक बार दो बार वीडियो को देखेंगे, पढ़ेंगे, इसका नोट्स बनाएंगे, तो आप लोग को आसानी से समझ में आएगा। और इसे अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि हमें फीडबैक मिले कि मेरा यह पढ़ाया हुआ, बताया हुआ, समझाया हुआ आप लोग के लिए सही साबित हुआ, मेरा मेहनत सही हुआ या गलत हुआ, हमें भी समझने में आसानी होगी। अब प्रश्न नंबर 10 पर चलते हैं। जीव के वर्गीकरण तथा पहचान में कुंजी किस प्रकार सहायता करते हैं? कुंजी का मतलब होता है गाइडेंस। कुंजी एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा विभिन्न वर्गों में स्थित प्रत्येक प्रकार के जीव की पहचान की जा सकती है। वैज्ञानिक जीवों की पहचान उनके गुणों के आधार पर बनाई गई कुंजी से करते हैं। कुंजी पौधों तथा जंतुओं के समान तथा असमान गुणों के आधार पर बनाई जाती है। वर्ग की कुंजी दो विपरीत लक्षणों पर आधारित होती है। इसमें से एक को स्वीकार किया जाता है, जबकि दूसरे को अस्वीकृत कर दिया जाता है। कुल, वंश तथा जाति के लिए अलग अलग कुंजी का उपयोग किया जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, पौधों तथा प्राणियों के उचित उदाहरण देते हुए वर्गीकृत पदानुक्रम का चित्रण कीजिए। वर्गीकरण एकल सोपान प्रक्रम नहीं है, बल्कि इसमें पदानुक्रम सोपान हायरार्की ऑफ स्टेप्स होते हैं, जिनमें प्रत्येक सोपान पद अथवा वर्ग रैंक ऑफ कैटेगरी को प्रदर्शित करता है। चूँकि संवर्ग यानी कैटेगरी समस्त वर्ग की व्यवस्था है, इसलिए इसे वर्ग की संवर्ग टेक्सोनोमिक कैटेगरी कहते हैं। और तभी सारे संवर्ग मिलकर वर्ग की पदानुक्रम बनाते हैं। प्रत्येक संवर्ग
वर्गीकरण की एक इकाई को प्रदर्शित करता है। वास्तव में यह एक पद को दिखाता है और इसे प्रायः वर्गक टैक्सॉन कहते हैं। वर्गीकृत संवर्ग तथा पदानुक्रम का वर्णन एक उदाहरण द्वारा कर सकते हैं। कीट यानी इंसेक्ट जीवों का एक वर्ग को दिखाता है जिसमें एक समान गुण जैसे 3 जोड़ी संधिपाद मतलब होता है पैर यानी कि टांगें होती है। इसका अर्थ है कि 3 जोड़ी का मतलब हुआ 6 जो है पैर होते हैं, टांगें होते हैं इंसेक्ट में यानी कि कीट में। इसका अर्थ है कि कीट स्वीकार्य सुस्पष्ट जीव है जिसका वर्गीकरण किया जा सकता है, इसलिए इसे एक पद अथवा संवर्ग का दर्जा दिया गया है। स्मरण रहे कि वर्ग यानी ग्रुप संवर्ग कैटेगरी को दिखाता है। प्रत्येक पद अथवा वर्गक वास्तव में वर्गीकरण की एक इकाई को बताता है। ये वर्गीकृत वर्ग या संवर्ग सुस्पष्ट जैविक है, न कि केवल वकार्कीय समूह है। जैविक का मतलब होता है जिसमें जीव हो, जान हो, उसे जैविक कहते हैं। सभी ज्ञात जीवों के वर्गीकीय अध्ययन से सामान्य संवर्ग जैसे जगत यानी किंगडम, संघ, फाइलम अथवा भाग, पौधों के लिए वर्ग, क्लास, गण, ऑर्डर, कुल, फैमिली, वंश, जीनस तथा जाति, स्पेसीज का विकास हुआ। पौधों तथा प्राणियों दोनों में जाति सबसे निचले संवर्ग में आती है। इसका वर्गीकरण संलग्न चित्र अनुसार होता है। चित्र दिखाया गया है यहाँ पे, आप देख रहे हैं जगत को किंगडम, उसके बाद संघ या भाग, फाइलम या डिवीजन, उसके बाद वर्ग यानी क्लास, उसके बाद गण, ऑर्डर, कुल, फैमिली, वंश, जीनस, उसके बाद जाति। तो कैसे विकास हुआ पहले भी बताए थे। नीचे से अगर चलते हैं जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ, तब जगत, किंगडम। नीचे से चलेंगे, जैसे पदानुक्रम हम यहाँ देख रहे हैं। जगत, किंगडम, मनुष्य किस किंगडम में आता है, किस जग में आता है, एनिमेलिया। संघ किस में है, डिवीजन, कॉर्डेटा यानी हड्डी वाले जानवर हैं। और जगत एनिमेलिया, एनिमल्स में आते हैं। मनुष्य भी एक प्रकार का एनिमल्स ही हुआ, जानवर ही हुआ, लेकिन जानवर में सबसे बुद्धिमान जानवर मनुष्य माना जाता है, इसलिए इसे एनिमेलिया। संघ, डिवीजन बताए, कॉर्डेटा, वर्ग, मैमेलिया में मतलब स्तनधारी कहा जाता है, जो अपने बच्चे को दूध पिलाता है उसे कॉर्डेट कहते हैं, और वह किस वर्ग में आते हैं, मैमेलिया में आता है। गण, प्राइमेटा, कुल, होमोनिडी, वंशज, होमो, जाति, होमो सेपियंस। अब पदानुक्रम देखें, आम का देखते हैं। आम का जगत किंगडम है, प्लांटी नीचे प्लांट है। संघ, डिवीजन जो है एंजियोस्पर्म क्या होता है आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसे 12th में भी स्टाफ जो है विस्तार से जानेंगे। वर्ग, डाइकोटिलिडीनी, गण, सेपिडेंस, कुल, एनाकॉर्डेंसी, वंश, मेजिफेरा, और जाति मेजिफेरा इंडिका। तो आज हम पहला चैप्टर ख़त्म कर दिए एक ही वीडियो में, और बहुत तेज़ी से पढ़ाए द लिविंग वर्ड्स यानी कि जीव जगत। आप लोग को कहीं अगर परेशानी हुआ होगा तो हमें कमेंट्स में लिखेंगे और उसे हम फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। पहला क्लास है 11th का साइंस, जीव विज्ञान, बायोलॉजी है। कुछ नए नए वर्ड से आपको मिलन हुआ होगा, समझने में परेशानी हुई होगी, लेकिन आप लोग
इसे 1 बार 2 बार 4 बार पढ़ेंगे तो धीरे धीरे आपको सभी समझ में आएगा। और ये जो है 11th के जो है आगे 3-4 चैप्टर जो है समझ गए तो आपको 12th के चैप्टर समझने में परेशानी नहीं होगी। सभी एक दूसरे से रिलेटेड है। जो 11th समझ लिया उसे 12th समझने में परेशानी नहीं होगी, ये मेरा दावा है। तो आप लोग इसे अच्छे से पढ़ें, समझें, इसका नोट्स बनावें। और सिर्फ हम ये नहीं बोलते हैं मेरा नोट्स ही पढ़ें, आप बुक को भी पढ़ें। बुक भी पढ़ेंगे तो मेरा ये समझाया हुआ आपको बहुत समझ में आएगा और आपको लगेगा नहीं, सर जो पढ़ाए हैं वो काफ़ी अच्छे से समझाए हैं और हमें मेहनत करने की ज़रूरत है। आगे कुछ करना है, मेडिकल लाइन, पैरामेडिकल है, मेडिकल लाइन, नीट है, तो यहाँ से ही मेहनत स्टार्ट किया जाता है। कहा जाता है बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो आप एक एक बूंद ज्ञान की, एक एक बूंद को जमा कीजिए, समय का सही सदुपयोग कीजिए, तो आप एक दिन उस मुकाम पर पहुंच जाएंगे जिस मुकाम की आप तैयारी कर रहे हैं। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब करें या न करें, शेयर ज़रूर करें। और आपको अगर लगे कि सही पढ़ा रहे हैं, ठीक पढ़ा रहे हैं, समझ में आ रहा है, तो आप सब्सक्राइब भी कर लें। मेरे तरफ से कोई दबाव नहीं है कि आप सब्सक्राइब करें ही, लेकिन पढ़ें ज़रूर। पढ़ना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है, आगे तरक्की करना ज़रूरी है। और आप जिस मुकाम पे हैं, आपके परिवार जिस मुकाम पे है, वहाँ से ऊपर यही एक शिक्षा है जो उसे उठा सकता है। शिक्षा, कहा भी गया है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जिसने भी पिया है उसने दहाड़ा है। आप इसका उदाहरण देख सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसे स्कूल में बैठने नहीं दिया जाता था, उसने संविधान लिखा, भारत का संविधान लिखा, जो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान भारत का है, उसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा। आप विवेकानंद को देख लें, आप APJ अब्दुल कलाम को देख लें, ये सभी वो है जिन्होंने शिक्षा प्राप्त। आप अब्दुल कलाम के बारे में अगर जानेंगे तो वो जो है अखबार बेचते थे, पेपर बेचते थे, और आज वो मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध है। तो आप लोग मेहनत करें, आप लोग को मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। फल की चिंता किए बिना आप मेहनत करते जाएं। और ज़्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे, इस वीडियो में इतना ही। अब दूसरे वीडियो में दूसरे चैप्टर लेके आएंगे और आप लोग को समझाने का पूरा प्रयास करें। धन्यवाद।